नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। पीएम मोदी ने हाल ही में एक स्पीच में ये कहा कि हम लोग टेररिस्ट को डोजियर जो है वो नहीं भेजते हैं। तो डोजियर भेजने का हमारा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जब कांग्रेस की गवर्नमेंट काम करती थी तो वो पहले डोजियर जो है वो भेजा करती थी टेररिस्ट को कि हम बेसिकली आपके ऊपर अटैक करने जा रहे हैं, आपको पकड़ने जा रहे हैं, तब जाकर कार्रवाई होती थी। और खास तौर पर पाकिस्तान को ये लेटर जो है वो भेजा जाता था। डोसियर क्या होता है पहले वो समझिए। डोसियर होता है अ कलेक्शन ऑफ पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू सेंड एनीवन एनी स्पेसिफिक पर्सन टू इन्फॉर्म देम। उसको इन्फॉर्म करने के लिए एक डॉक्यूमेंट जो है सेंड किया जाता है, उसमें सारा कच्चा चिट्ठा लिखा रहता है। तो पीएम मोदी ने यह कहा कि जब भी कांग्रेस ने काम किया है तो वो हमेशा आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान को डोसियर जो है वो भेजा करती थी। क्या हुआ है हाल ही के अंदर, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लेकिन पीएम मोदी अभी जिस एग्रेसिव तरीके से अपनी चुनावी रैली के अंदर कह रहे हैं, खास तौर पर वो रिलीजन को अटैक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुस्लिम धर्म जो है वो आज रेस्पॉन्सिबल है जनसंख्या बढ़ाने के लिए, क्योंकि मुस्लिम परिवारों के अंदर बच्चों की संख्या ज्यादा होती है। और इसके ऊपर एक फैक्ट फाइल जो है, फैक्ट लेक्चर, वो भी हम लोगों ने लिया था कि वाकई में क्या ये बात सही है। तो चलिए बात करते हैं आज के इस स्पीच की, जो कि कह रहे हैं कि वी डोंट सेंड डोसियर ऑन टेरर, वी किल टेररिस्ट बाय एंटरिंग देयर हाउस। उनके होम्स के अंदर एंटर करके हम उनको मारा करते हैं, कभी भी उनको डोसियर जो है या उनको इन्फॉर्म नहीं करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि पीएम मोदी अभी हाल ही के अंदर गए थे बांसवाड़ा। अभी मैं आप लोगों को बताता हूं, रिसेंटली क्या हुआ है कि 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री पहुंचे हैं गुजरात। 2 दिन का विजिट है गुजरात के अंदर, और गुजरात के बनासकांठा में वहां पर स्पीच देते हुए ये कहा कि अप्रोच यानी कि गवर्नमेंट्स अप्रोच ऑन टैकिंग टेरर हैज सीन ए सी चेंज कंपेयर। मतलब वो कंपेयर कर रहे हैं कांग्रेस के एरा के साथ में कि जिस समय कांग्रेस वर्क कर रही थी और अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो हमारा जो तरीका है वो काफी एग्रेसिव है, ये खुद के बारे में कह रहे हैं। और देखिए, मेरा ये कहना है आप लोगों से कि पॉलिटिकल स्पीच हमेशा पॉलिटिकल ही होती है, इसी को राजनीति कहते हैं। राजनीति के अंदर हर कोई राजनेता अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कुछ भी जो है वो कहते हैं, चाहे फिर वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। उनके लिए कोई चीज मैटर नहीं करती है, उनके लिए कोई रिलीजन मैटर नहीं करता है, उनके लिए कोई कास्ट मेजर नहीं करती है। बेसिकली वो अपने किसी भी तरीके से वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं, फिर बाद में देखेंगे जो भी होगा। इस तरीके से इस सिद्धांत पर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चलती हैं। तो बेसिकली उनका कहना यह था, पीएम मोदी ये कह रहे थे कि ड्यूरिंग द कांग्रेस के समय द न्यूज हेडलाइंस वर ऑफ इंडिया हैंडलिंग ओवर अनदर डोसियर टू पाकिस्तान अबाउट टेरर। तो जब भी कोई टेरर अटैक वगैरह होता था तो हमेशा कांग्रेस की गवर्नमेंट ने एक तरीका अपनाया है कि वो डोसियर जो है वो पाकिस्तान को भेजा करते थे। सम ऑफ आवर फ्रेंड्स इन मीडिया यूज्ड टू क्लैप आफ्टर एनी सच डोसियर वाज सेंट। और मीडिया के अंदर कुछ मेरे मित्र जो हैं वो इस बात पर तालियां बजाया करते थे कि कांग्रेस ने डोसियर जो है वो पाकिस्तान को सेंड कर दिया है। लेकिन पीएम मोदी ने कहा है कि हम लोग इनको घर में घुसकर जो है वो मारते हैं। अच्छी बात है, आतंकवादियों को घर में घुसकर ही जो है वो मारना चाहिए, नहीं तो ये कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि घर में घुसकर मारेंगे तभी जो है ये कंट्रोल के अंदर आएंगे। लेकिन जब पीएम मोदी राजस्थान के विजिट पर थे और बांसवाड़ा के अंदर थे तो उन्होंने एक स्पीच दी थी और ये कहा था कि आज भारत के अंदर जो मुस्लिम परिवार हैं उनके अंदर बच्चों की संख्या ज्यादा है, और कांग्रेस ये चाहती है कि जो रिजर्वेशन है एससी एसटी का, वुमेन्स का, उसको वो डिवाइड कर दे मुस्लिम्स के अंदर। और इस बात को लेकर कांग्रेस ने ये कहा था कि ये बेसिकली एक हेट स्पीच है, और इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को वहीं पर जो है वो रफा दफा कर दिया था और इसको हेट स्पीच। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि हम जो है इसकी जांच करेंगे। बाद में इलेक्शन कमीशन ने इसको हेट स्पीच ना मानते हुए क्लीन चिट दे दी थी कि ये कोई भी हेट स्पीच नहीं है, ये बेसिकली एक पॉलिटिकल अप्रोच जो है वो बताई जा रही है। तो इलेक्शन कमीशन ने इसकी जांच की और जांच करने के बाद उस स्टेटमेंट की मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इफ इलेक्टेड टू पावर एट द सेंटर द अपोजिशन कांग्रेस वुड डिस्ट्रीब्यूट पीपल्स प्रॉपर्टी। यानी कि अगर कांग्रेस सेंटर में चुनकर आती है तो वो लोगों की संपत्ति जो है और लैंड गोल्ड अमंग मुस्लिम्स के अंदर वो क्या कर देगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ठीक है, इसके लिए कंप्लेंट जो है वो भी दर्ज की गई थी। सबसे पहले देखिए कि अगर हम लोग गुजरात की बात करें
तो गुजरात के अंदर टोटल लोकसभा सीट जो है वो है 26। लेकिन ताजुब की बात, बड़ी अच्छी बात यह है कि 26 सीट में से एक सीट जो है, मतलब इलेक्शन जो होने जा रहे हैं वो 25 सीट्स के ऊपर होने जा रहे हैं, लेकिन एक जो सीट है उसके ऊपर है मुकेश दलाल। कौन है? मुकेश दलाल है, जो कि निर्विरोध, मतलब इनके विपक्ष में कोई नहीं है, एक ही उम्मीदवार हैं बीजेपी के, और इनको जीता हुआ जो है वो मान लिया गया है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के जब राष्ट्रपति बने थे तो उनके विरोध के अंदर कोई भी नहीं था, और वो ऑटोमेटिक स्वतः ही जो है वो एक ऐसे राष्ट्रपति बने थे जो कि चुन लिए गए थे, उनके कोई निर्विरोध में था ही नहीं। वैसे मुकेश दलाल के साथ में हुआ है। तो 26 में से 25 सीटों के लिए जो है इलेक्शंस अब होने जा रहे हैं। कब? ये 7 मई को इलेक्शंस होंगे। अच्छा, इससे पहले 2014 के अंदर या फिर 2019 के अंदर जब भी इलेक्शंस हुए हैं गुजरात के अंदर, तो गुजरात के अंदर हमेशा पूरी सीट्स जो है वो हमेशा बीजेपी की ही आई है। इसका अर्थ ये है कि गुजरात को हम लोग बीजेपी का गढ़ जो है वो मान सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही के अंदर पीएम मोदी के लिए कहा गया है, पीएम मोदी ने कहा है कि टुडे इंडिया डज नॉट सेंड डोसियर। आज भारत घर में घुस के जो है वो मारता है। वो बात कर रहे थे इंडिया अलायंस के बारे में भी कि इंडिया ब्लॉक हैज कम विथ ए फॉर्मूला वेयर बाय द पार्टीज इन द अपोजिशन अलायंस विथ गेट द पीएम पोस्ट। देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। कल एक वैसे मैं कमेंट पढ़ता नहीं हूं, लेकिन कल एक कमेंट जो है मैंने पढ़ा, उसमें कहा कि सर आपको इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर लेना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि मुझे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कोर्स कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरा प्रोनाउंसिएशन जो है वो थोड़ा सा कई बार थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। उसका रीजन मैं आप लोग को बता ही देता हूं, क्योंकि मैं एक साफ सुथरा इंसान हूं, बड़ा अपने आप में ईमानदार रहता हूं। हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वाकई में हम गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पले बड़े हैं, क्योंकि इतना खतरनाक कोई स्ट्रांग इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट स्कूल्स आप लोग को पता है कि गांवों के अंदर रहती हैं, जो कि हिंदी मीडियम से रन करती है। मैं भी उसी का एक स्टूडेंट रहा हुआ हूं, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे पढ़ाई करते करते जितना भी हो सका है मैंने अपने आप के अंदर इंप्रूव किया है। मैं आगे भी कोशिश करूंगा, लेकिन पानी जो है वो पीना आना चाहिए, ग्लास चाहे फिर वो स्टील का हो या फिर कांच का हो। चलिए, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि बेसिकली अपोजिशन जो है उसके ऊपर पीएम मोदी ने टारगेट किया। पीएम मोदी पोस्ट फॉर 1 ईयर ईच, मतलब हर साल जो है एक साल में वो पावर में आते हैं। विथ सच ए सिस्टम द गुड ऑफ द कंट्री कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, मतलब कंट्री जो है इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है। When I speak of, देखिए पीएम मोदी क्या कर रहे हैं, When I speak of एक भारत श्रेष्ठ भारत, द प्रिंस ऑफ कांग्रेस, मतलब राहुल गांधी पर सीधा सीधा टारगेट कर रहे हैं। सफर फ्रॉम फीवर, उनको बुखार हो जाती है। क्योंकि जब भी मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता हूं तो राहुल गांधी, मतलब जो कांग्रेस के शहजादे हैं, उनको बुखार हो जाती है। फॉर द पीएम मोदी आल्सो चैलेंज द कांग्रेस टू डिक्लेयर दैट इट वुड नॉट प्रोवाइड रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। वो कह रहे थे कि कांग्रेस अगर चाहे, यानी कि चाहकर भी, इट वुड नॉट बी प्रोवाइड, वो प्रोवाइड नहीं करेगी रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। वो धर्म के आधार पर इस रिजर्वेशन को प्रोवाइड नहीं करेगी। कर्नाटका में क्या हुआ है रिसेंटली, मुस्लिम जो वर्ग है उनको 5% आरक्षण जो है उसका प्रावधान किया गया है। और ये भारत के अंदर आरक्षण का मुद्दा जो है वो बड़ा गरमाया हुआ रहता है। आप लोगों को पता है कि 1953 के अंदर एक कमीशन गठित किया गया था, काका कालेलकर कमीशन, जिसने ये रिकमेंडेशन दी थी 1955 के अंदर की ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। उसके बाद में मंडल कमीशन का गठन हुआ था 1979 के अंदर, उसने अपनी रिकमेंडेशन 1980 के अंदर दी थी ओबीसी के लिए कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, फिर भी नहीं मिला। 1989 के अंदर जब वीपी सिंह की सरकार सेंटर के अंदर थी, तो उस समय मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसको अप्लाई किया गया था, और उसके बाद में ओबीसी को आरक्षण दे दिया गया। इससे जनरल वर्ग जो है बड़ा नाखुश था। और पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी 1991 के अंदर, तो नरसिम्हा राव की सरकार ने फर्स्ट टाइम जो जनरल कैटेगरी है उनको इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन दिया था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी जनरल कैटेगरी को जो इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन है वो अभी नहीं, आज से पहले भी दिया चुका है, लेकिन इंदिरा साहनी वाद 1992 के अंदर उस रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया गया था जनरल कैटेगरी के लिए, ये कहते हुए कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना उचित नहीं है। उस समय जो है वो उसको ठीक नहीं समझा गया था इंदिरा साहनी वाद के बारे में। इसीलिए हम लोग बार बार बात करते हैं। देखिए, धर्म के आधार पर क्या रिजर्वेशन मिल सकता है। देखिए, अभी जो रिजर्वेशन है वो किन आधारों पर है आपको ये समझना चाहिए। एक कमीशन गठित किया गया था, है ना, एमएम नागेश्वर ऐसे कुछ कमीशन था, हल्का सा मैं मिस कर रहा हूं,
उसमें रिजर्वेशन के बेस जो है वो बताए गए थे कि रिजर्वेशन भारत के अंदर किस आधार पर मिलता है। तो रिजर्वेशन अभी मिलता है सोशियो बेसिस पर, यानी कि जो बेसिकली क्या है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। हम लोग सबसे पहले कहें कि जो सोशली बैकवर्ड है और एजुकेशनली बैकवर्ड है उनको रिजर्वेशन मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, जो कि हम लोग कहते हैं कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है लोकसभा या फिर विधानसभा के अंदर एससी एसटी को, तो फिर वहां पर रिजर्वेशन देते हैं। या फिर हम लोग एंग्लो इंडियंस की बात करें तो वहां पर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं है तो फिर एससी एसटी के लिए सीटें रिजर्व होती हैं। जैसे आप लोग को पता है कि 84 और 47 सीट जो है वो लोकसभा के अंदर एससी और एसटी के लिए रिजर्व है। इसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार क्वालिफिकेशन जो मार्क्स होते हैं उसके अंदर भी रिजर्वेशन मिलता है, तो वो तीसरा आधार उसको बताया गया है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था तो सोशल और एजुकेशन के साथ साथ में इकोनॉमिक बेसिस पे भी जो है वो रिजर्वेशन दे दिया गया था। लेकिन अब मोदी ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस चाहे तो चाहकर भी जो है इसके अंदर रिलीजन को ऐड नहीं कर सकती है, रिलीजियन को जो है वो ऐड नहीं कर सकती है। मतलब सोशल बेस पर सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड है, उनको रिजर्वेशन है। इसके साथ में एजुकेशनल जो बैकवर्ड है उनको रिजर्वेशन है। फिर इकोनॉमिक जो पिछड़ेपन है इसके आधार पर दिया ही गया था कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके। लेकिन रिलीजन बेस पर अगर हिम्मत है तो कांग्रेस रिजर्वेशन देकर दिखाए। इस बात को चैलेंज किया था पीएम मोदी ने। इसको जरूर याद रखना। बिल्कुल मुझे याद आ चुका है कि वो जो केस था वो था एमएम नागराजन। कौन सा था? एमएम नागराजन जो है ये केस था 2006 का, 2006 का ये केस था, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा मामला जो है वो सामने निकल कर आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको बताते हैं कि रिजर्वेशन किस बेसिस पर मिलता है आखिरकार लोगों को। और फिर ये क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। तो पूरी बात आई होप आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ये पूरी बात पॉलिटिकल स्पीच है जो कि आप लोग जानते हैं। और नॉट प्ले विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कांग्रेस जो है वो बेसिकली क्या नहीं कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में खेल नहीं सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना जरूरी है। जबकि कांग्रेस हमेशा ये एलिगेशंस लगाती है बीजेपी के ऊपर कि अगर 400 सीट्स बीजेपी की आती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा का पूरा चेंज करके रख देंगी। इसीलिए पीएम मोदी कह रहे थे कि दाल के अंदर कुछ काला है। अब देखिए, पॉलिटिकल स्पीच है, सब अपने अपने वोट बैंक जो है इसको मजबूत करने के लिए पूरा भरसक प्रयास जो है वो करते रहते हैं। ठीक है, तो रिजर्वेशन का पूरा मामला जो है मैंने आप लोग को समझा दिया है। आई होप आप लोग के जहन से बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हुई होगी और मैं जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी। तो एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि पानी जो है वो पीना आना चाहिए, चाहे फिर वो स्टील के गिलास में हो या फिर कांच के गिलास में हो। चलिए, आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। मैंने ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए, व्यूवर्स के लिए सोचा था कि उनके लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, एड ऑन होना चाहिए, उनके कॉन्फिडेंस के अंदर, उनके फोकस में, कंसंट्रेशन के अंदर क्लियर थिंकिंग उनको मिलनी चाहिए। एग्जाम्स के अंदर वो अच्छी तरीके से सफल हो, 1 या 2 नंबर से वो नहीं रुकने चाहिए। मेरी तरफ से पूरा एक हेल्प जो है, एक सपोर्ट वो किया गया था। 75 टेक्निक्स मैंने बताई थी कि आप लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। 75 रियल स्टोरीज मैंने बताई कि लोगों के वास्तविक जीवन के अंदर ऐसी कौन सी घटनाएं घटी हैं जिसको समझकर, सुनकर जो है आप उससे कम से कम प्रेरित हो और वो काम ना करें। चैलेंज कूपन कोड यूज करके आप लोग हमारे इस चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। 75 दिन तक अगर आप लोग इस हैबिट से दूर रहेंगे, मतलब ये जो आपने एडिक्शन ले लिया है इससे दूर रहेंगे, तो बहुत कुछ जीवन में हासिल करेंगे। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। बताइएगा मुझे लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।